Hello students, today we will discuss NTA NEET Abhyas Test 61 Chemistry Solution. 160 and 165 around score is a good score, and 170 to 175 is excellent score for this paper, and this paper is balanced according to NEET exam. Now we will start from question number 1. Question number 1 is for a photochemical cell reaction A to B, 1.0 into 10 to the power minus 5 mole of B were formed on absorbing 1.2 into 10 to the power minus 19 quanta each of lambda is equal to 360 nanometer. मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो क्वांटम एफिशिएंसी इज गिवन बाय. तो सबसे पहले मैं क्वांटम एफिशिएंसी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. द क्वांटम एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैरियर्स कलेक्टेड बाय द सोलर सेल to the number of photons of a given energy incident on the solar cell. The quantum efficiency may be given either as a function of wavelength or as energy. तो हमें पता है हमें गिवन क्या है. हमें गिवन है A to B फॉर्म हो रहा है. A के B के 10⁻⁻5 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं. तो A के कंज्यूम भी इतने ही हो रहे होंगे मोल्स 10⁻5. तो अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो ऑफ ए के, तो हम कैसे निकालेंगे. इसके जो मोल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से 6.023 इंटू 10⁻23, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻18 के इक्वल आ जाएगा. और अगर हमें क्वांटम एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो 6.02 इंटू 10⁻18 तो मॉलिक्यूल्स हो गए, और 1.2 इंटू 10⁻−19 क्वांटा रेडिएशन इसके ऊपर गिर रहे हैं, तो ये आ गया 0.5. यानी इसका आंसर ए करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का. अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की, द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन इथेनॉल इज. इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, जिसमें 24 ग्राम कार्बन है, 6 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है. तो टोटल 46 ग्राम इसका 1 मोल का मास है. 46 ग्राम में 24 ग्राम कार्बन है, तो 52% क्या आ गया मास परसेंट ऑफ कार्बन. तो इसका ए आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल क्रिस्टलाइज एज ए सिंपल क्यूब. देखो आयरन, कॉपर, गोल्ड ये सब डी ब्लॉक के हैं, और पी ब्लॉक की मेटल इसमें पोलोनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. तो एक तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो. बाकी आयरन, कॉपर और जो गोल्ड है, इसमें से कॉपर तो FCC में होती है, आयरन BCC फॉर्म में क्रिस्टलाइज होती है. आपको याद करने की नीड नहीं है. मेरे अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को इसी तरह हिट करें कि तीनों डी ब्लॉक के हैं, और जो ए ऑप्शन है वो पी ब्लॉक की मेटल है ग्रुप नंबर 16 की. तो इसलिए आप जो भी आपका ऐसा ऑप्शन मतलब मिसमैच करें, आप उसको टिक कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम बात करें यानी क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स नो कोवेलेंट बॉन्ड. KCl आयनिक कंपाउंड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है K+ और Cl- है, PS3 कोवेलेंट है, O2 कोवेलेंट है, B2S6 कोवेलेंट है, H2SO4 भी कोवेलेंट है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओनली KCl, यानी डी आंसर हो जाएगा 4th का. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हेन I2 डिसोसिएट्स एटॉमिक फॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शन. I2 गैस से अपन आयोडीन के एटम्स बना रहे हैं, और हमें +150 किलोजूल, यानी रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक है. तो ये रिएक्शन कब फेवर करेगी, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल. अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, आपको फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करानी, तो आपको हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की. हमें रेट गिवन है, हमें रेट का फॉर्मूला गिवन है. तो रेट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ I-1 कंसनट्रेशन ऑफ OCl1 एंड कंसनट्रेशन ऑफ OH-1. तो टोटल ऑर्डर क्या हो गया, टोटल ऑर्डर आ गया हमारे पास 1, यानी इसका आंसर हो गया सी क्वेश्चन नंबर 6 का. इसके हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, द एल्कली मेटल डिजॉल्व इन अमोनिया टू गिव ए डीप ब्लू सोल्यूशन विच इज कंडक्टिंग इन नेचर. हमें पता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा होता है. ये एल्कली अर्थ मेटल यानी ग्रुप नंबर 2 की इक्वेशन लिखी हुई है, और हमें इसमें से क्या बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द सोल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया. द ब्लू कलर इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये करेक्ट है. उसके बाद द सोल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक, ये भी करेक्ट है. द ब्लू कलर चेंजेस टू ब्राउन, नहीं ब्रॉन्ज कलर में चेंज होता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया. इन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज एंड बिकम्स डायमैग्नेटिक, स्टैंडिंग करने पे डायमैग्नेटिक हो जाएगा,
तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 1 मोल ऑफ इथेनॉल इज प्रोड्यूस रिएक्टिंग ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है कार्बन, और उसकी रिएक्शन किससे हो रही है? ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से, और 1 मोल ऑफ EtOH बन रहा है C2H5OH। तो 2 तो कार्बन हो गए, ऑक्सीजन हाफ हो गई, हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। तो हमें ये पूछ रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन व्हेन द 4 मोल्स ऑफ ग्रेफाइट इज इन्वॉल्व इन रिएक्शन। 2 मोल्स के लिए 1 मोल बन रहा है, और कितनी हीट रिलीज हो रही है? -277.7। और इसका डबल करना है, 2 के लिए इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर 4 मोल्स ऑफ ग्रेफाइट लेंगे तो यानी डबल हो रहा है, तो इसको डबल कर देंगे। डबल करने पे आंसर कितना आ जाएगा? 555.4 किलो जूल पर मोल, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। 2 मोल्स ऑफ ग्रेफाइट से -277.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर 4 मोल्स ऑफ ग्रेफाइट लेंगे तो इसका डबल हो जाएगा जस्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर हो गया बी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेलुलर रिएक्शन। सेल्स हमारी बॉडी में होती है, तो हमें एनर्जी तो केमिकल से मिलती है, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, उसमें केमिकल प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज वगैरह, उसी से हमें एनर्जी मिलती है, जिससे ही सारी बॉडी की प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1 मोल ऑफ FeSO4, एटॉमिक वेट ऑफ आयरन इज 55.84 ग्राम पर मोल। FeSO4 में Fe के ऊपर +2 चार्ज है, और Fe2SO4 होल थ्राइस में इसके ऊपर +3 चार्ज है। तो चेंज कितने का हो रहा है? 1 का चेंज हो रहा है। तो जो भी इसका एटॉमिक वेट होगा 55.84, उसमें आप 1 का डिवाइड लगा दें, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्योंकि हमें पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट, और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो उसका डिवाइड लगा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। एटॉमिक वेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, अगर हम उसका डिवाइड लगा देते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इज 2, then when the temperature increase from 30 to 90 degrees Celsius, the rate of reaction is increased by। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या हो रहा है कि रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन 2 टाइम्स हो रही है। तो आपने टेम्परेचर नियर अबाउट कितना बढ़ाया? 30 to 90, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यानी 60 डिग्री सेल्सियस यूज़ किया, तो हमारे को इसका जो आंसर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? 64, जो कि अपना ऑप्शन है डी। तो 11th का डी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 100 ml ऑफ ए सोल्यूशन विद pH 6 इज डाइल्यूटेड टू 1000 ml बाय एडिंग वाटर, pH विल बी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। हमें बेटा गिवन है pH जो है वो 6 गिवन है, यानी जो H+ आयन की कंसनट्रेशन है वो 10⁻⁻6 मोलैरिटी गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करें? इसके मोल्स निकाल लें। कैसे? मोलैरिटी होगी 10⁻⁻6, मोल्स हो गए x, और वॉल्यूम में 100, और इधर आ गया 1000। तो मेरे पास जो मोल्स हैं वो कितने आ गए? 10⁻⁻7 मोल्स आ गए, किसके? H+ के, और वाटर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो वाटर है उसमें ऑलरेडी कितने प्रेजेंट है? 10⁻⁷ मोलैरिटी ऑफ H3O+ प्रेजेंट है। तो टोटल H+ किसके इक्वल हो जाएंगे? 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷, तो इसमें आप इसको कॉमन ले लें, 1 + 1, यानी हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। ये हमारे पास टोटल H+ आ गए। pH निकालना है तो आप नेगेटिव लॉग ऑफ क्या कर दें? H+ कर दें, तो ये जाएगा 2 × 10⁻⁷। और इसका जब हम लॉगरिथम लेंगे तो हमारे पास जो लॉगरिथम आएगा इसका वो आएगा कितना? pH इज इक्वल टू 6.7, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। pH विल बी, pH 6 इज डाइल्यूटेड, pH विल बी 6 थी, 6.7 हो गई, तो इंक्रीज हो गई किससे? 0.7 यूनिट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इंक्रीजेस बाय 0.7 यूनिट। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 12th का। 6.7 हो गया pH, ठीक है ना। एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। pH 6 था, H+ निकाल लिया अपने 10⁻⁶, मोलैरिटी हो गई इसके मोल्स निकाल लिए, वाटर में ऑलरेडी 10⁻⁷ प्रेजेंट है, दोनों को ऐड कर दिया, तो 2 × 10⁻⁷ टोटल कंसनट्रेशन हो गया। हमें पता है बहुत अच्छे से कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? H3O+, तो pH 6.7 आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। BX डिस्टेंस शॉर्टर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकली, बिकॉज आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो BF3 होती है
उसके अंदर बैक बॉन्डिंग होती है, और बैक बॉन्डिंग से इसमें डबल मोलर करेक्टर आते हैं, क्योंकि इसके पास अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है, किसके पास, बोरोन के पास। तो बी एक्स ऐसे डबल मोल लाइक करेक्टर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी एक्स डिस्टेंस इज शॉर्टर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकली बिकॉज sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन नो, sp2 है, डायमेराइजेशन टेक प्लेस इन bx3 नो, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ बोरोन bx डिस्टेंस डिक्रीजेज नो। तो डबल मोलर करेक्टर के बारे में ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग, और यही रीजन होता है bf3 जो होता है वो bf3 bcl3 bbr3 में सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन सा होता है, bbr3, क्योंकि मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग किस में होती है, bf3 में होती है, क्योंकि इनका साइज कंपेरेबल होता है p ऑर्बिटल का। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसलिए bf3 सबसे कमजोर लुईस एसिड होता है bcl3 और bbr3 से। bbr3 सबसे अच्छा लुईस एसिड होता है। एक अच्छा लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। एक गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर 0.72 ग्राम ऑफ वाटर and 3.08 ग्राम ऑफ CO2। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज, हमें पता है CXHY, इसका कंबशन किया तो X मोल्स ऑफ किसके बनेंगे, CO2 के, और Y मोल्स हमारे पास किसके बनेंगे, H2O के। ठीक है, इसका हमें कितना गिवन है, 3.08 ग्राम गिवन है, डिवाइड कर दें 44 का, और इसके हमारे पास कितना गिवन है 0.72, इसमें डिवाइड लगा दें 18 का, तो इसके मोल्स आ जाएंगे 0.07 और इसके मोल्स आ जाएंगे 0.04। तो जो C है ये तो हो जाएगा 0.07, और जो H है इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि एक मोल ऑफ वाटर में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी 0.14। तो इसका रेशियो जब निकालोगे आप, तो इसका जो रेशियो आएगा 0.08, डबल करोगे इसका तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, तो ये आ जाएगा C7H8। ये आपका है कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, 14 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है कैल्शियम बेरियम, इनकी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है और ऑर्गन की सबसे मैक्सिमम होगी। तो ऑर्गन तो वैसे ही सबसे मैक्सिमम पर है, कैल्शियम और बेरियम में किसका साइज बड़ा है, बेरियम का। तो बेरियम की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो सबसे लीस्ट होगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि बेरियम का साइज सबसे बड़ा एल्कलाइन अर्थ मेटल भी है, तो बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में। 15 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस बाइंड द सब्सट्रेट टू द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। आयनिंग बॉन्ड भी सही है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी सही है, वंडरवाल फोर्स में डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सही है, रिएक्शन विद फंक्शनल ग्रुप एंजाइम नो। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है इसमें, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। हाइजेस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, CH3 माइनस की, क्योंकि CH4 सबसे वीक एसिड होगा, तो इसका एसिड क्या होगा CH3 माइनस, जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होगा अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। OH माइनस, NH2 माइनस, F माइनस में सबसे स्ट्रॉन्ग CH3 माइनस होगा, फिर उसके बाद NH2 माइनस, फिर OH माइनस, और सबसे वीकेस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, F माइनस की। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 मोलैरिटी HCl विद 250 ml ऑफ 2 मोलैरिटी HCl विल बी। दो तरीके बेटा इस क्वेश्चन को करने के। एक तरीका तो है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दें। एक तरीका ये कि आप दोनों के पहले इंडिविजुअल मोल्स निकाल लें। जैसे हमें गिवन है, फर्स्ट जो गिवन है उसकी मोलैरिटी गिवन है 0.5 और मोल्स X मान लो, वॉल्यूम कितना है 750 और ऊपर कितना लगा दो 1000। तो यहाँ पे हमारे को जो मोल्स मिलेंगे वो मिल जाएंगे X इज इक्वल टू 3/8, और जो सेकंड सोल्यूशन की मोलैरिटी है वो है 2, और मोल्स मान लो आप X और 250 और ऊपर कितना लग गया 1000, तो ये हो गया 4, तो X आ जाएगा अपना कितना 1/2। टोटल मोल्स आप कैसे निकालोगे, टोटल मोल्स निकालोगे आप 3/8 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/8। ये आपके पास टोटल मोल्स आ गए, और आपको अब क्या निकालनी है, इसके अंदर मोलैरिटी निकालनी है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 750 प्लस 250, 1000 मिलियन 1 लीटर ही हो गया, तो 7/8 मोल्स और 1 लीटर हो गया,
तो इसकी मोलैरिटी यहाँ पे आ जाएगी 0.875 मोलैरिटी। कोई है क्या ऑप्शन में? हाँ, ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो एक्सप्लोजन रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द कंसंट्रेटेड H2SO4 इज रिएक्टेड विद KNO4। कोवेलेंट ग्रीन ऑयल फॉर्म होता है Mn2O7। कोवेलेंट ग्रीन ऑयल Mn2O7 फॉर्म होता है, जो कि एक्सप्लोसिव कंपाउंड भी है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सोडियम मेटल नाइट्रोजन प्रेजेंट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू। लसानिया सोल्यूशन में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो कार्बन तो हो गई, सोडियम के साथ फ्यूजन कराओगे नाइट्रोजन होगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? NaCN, क्योंकि इसमें कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी और सोडियम भी। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो डेफिनेटली कार्बन होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी हो जाएगा। और लेसानिया सोल्यूशन हम बनाते क्यों हैं? ताकि नॉन आयनिक फॉर्म को हम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। अब ये आयनिक कंपाउंड है NaCN, तो ब्रेक हो जाएगा Na+ और Cn- में। 20 का हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इन ए बफर सोल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, द रेशियो ऑफ सॉल्ट टू बेस टू इंक्रीज 10 टाइम्स, द pOH ऑफ द सोल्यूशन विल बी। हमें पता है एंडरसन इक्वेशन क्या होती है, pOH। हम यहाँ पे लिखते हैं एंडरसन इक्वेशन, pOH इज इक्वल टू pKa प्लस कंसंट्रेशन ऑफ लॉग बेस अपॉन एसिड। ये अपने पास कौन सी इक्वेशन है? एंडरसन इक्वेशन है। अगर इसका जो रेशो है वो इंक्रीज किया है किससे? 10 फोल्ड से, ठीक है। तो log 10, ये log 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो pOH जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा किससे? यूनिटी से, क्योंकि 10 फोल्ड टाइम log 10 कितना होता है? 1 होता है, तो इंक्रीज बाय 1 यूनिट, यानी इसका आंसर हो जाएगा A 21 का। इसके बाद हम बात करते हैं 22 की। At 37 degrees Celsius, the osmotic pressure of blood is 8.21 atm. The amount of glucose that should be used per liter for an intravenous injection so that it becomes isotonic with blood. ठीक है, ग्लूकोज का अमाउंट निकालना है। पाई इज इक्वल टू MRT। पाई हमें कितना गिवन है? 8.21 atm। मोलैरिटी में मोल्स 180, ये ग्लूकोज का मास हो गया x। और वॉल्यूम कितना गिवन है हमें? पर लीटर। R कितना रखेंगे हम? 0.0821 और टेम्परेचर अपने पास 310। 37 डिग्री सेल्सियस उसको अपने कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ से अपने पास x कितना आ जाएगा? 180 इंटू 8.21 इंटू 1 इज डिवाइड बाई 0.082 इंटू 310 इज इक्वल टू 1800 अपॉन 31 इज इक्वल टू 58.06 ग्राम, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। द ज्योमेट्री ऑफ द अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द निकिल, प्लेटिनम 2+ एंड जिंक 2+ रेस्पेक्टिवली आर। तो निकिल का अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा NiNH3 2+ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। और प्लेटिनम का तो स्क्वायर प्लेन बनेगा, 4D 5D सीरीज की मेटेरियल के साथ पेयरिंग होती है, तो ये तो स्क्वायर प्लेन बनाएगा, तो ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर आ रहेगा किसी में, एक ही ऑप्शन में आ रहा है A, तो इसका आंसर हो जाएगा A। और जिंक बनाता है Zn, जिंक का कॉम्प्लेक्स बनता है ZnNH3 2+। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं अपन। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, S8 में तो 0 हो जाएगा, S2F2 में +1 और H2S में कितना हो जाएगा? -2। 0 +1 और -2, इसका आंसर हो जाएगा 1। 25 की बात करें हम, ईटार्ड ऑक्सीडेशन। कौन सा ऑक्सीडेशन है ये? ईटार्ड। तो बेंजेल्डिहाइड इसके अंदर बनेगा, टॉलुइन से बेंजेलिएट बनाने के यूज़ करता है। इसका इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ईटार्ड ऑक्सीडेशन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। तो मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। OCrCl2OH, OCrCl2OH, ये इंटरमीडिएट होता है, इसके हाइड्रोलाइसिस में बेंजेल्डिहाइड ऑब्टेन होता है। तो ये है ईटार्ड ऑक्सीडेशन, क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, कि PbO2 की रिएक्शन कराई गई है किससे? HNO3 से। हालांकि रिएक्शन NCERT में नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक तो फॉर्म होता है लेड नाइट्रेट, एक हमें मिलता है ऑक्सीजन गैस, और एक हमें मिलता है H2O। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, 2 लेड है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। 26 का B हो जाएगा।
उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्गेनोब्रोमीन कंपाउंड्स विच कैन बी ऑब्टेन बाय द एलाइलिक ब्रोमिनेशन ऑफ 1 ब्यूटीन विद एन ब्रोमोसक्सेनामाइड। 1 ब्यूटीन है, एक तो बेटा फ्री रेडिकल इधर बनेगा NBS से, ठीक है, और एक इसका अगर डीलोकलाइजेशन कराओगे तो फ्री रेडिकल इधर फॉर्म होगा। अगर इसकी रिएक्शन Br2 से होगी तो इसमें एक बार Br आगे लग सकता है और एक बार Br पीछे लग सकता है, और इसमें Br इधर लग जाएगा। NBS ब्रोमीन रिलीज करता है बहुत स्लोली। NBS का काम होता है एलाइलिक ब्रोमिनेशन। अब इसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे इसके, एक तो ये हो गया और एक ये हो जाएगा। तो कितने प्रोडक्ट मिल गए, 1 2 3 और 4। तो इसका आंसर हो गया 4th। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। फ्री रेडिकल को डीलोकलाइज भी कराना पड़ेगा। इन दोनों का ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इनको आप डीलोकलाइज करा के इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, 28 में लिखा हुआ था करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी अमॉन्ग द कंपाउंड फॉलो एज। तो सबसे ज़्यादा सॉलिबिलिटी किसकी होती है, तो लाइमस्टोन तो इनसॉल्युबल ही होता है, तो लाइमस्टोन की सबसे कम होगी, और जो फर्स्ट ग्रुप के उनकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी। उसमें भी NaHCO3 कम सॉल्युबल होता है, KHCO3 सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है, हमने सॉल्वे प्रोसेस में पढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा A, KHCO3 ज़्यादा सॉल्युबल है NaHCO3 से, और CaCO3 तो इनसॉल्युबल ही है, क्योंकि KHCO3 की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना, वो होता है कौन सा, बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। वॉशिंग सोडा वाटर में सॉल्युबल होता है। 29 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉल्स फॉर एल्कली मेटल, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये करेक्ट है। ऑल एल्कली मेटल गिव ब्लू सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, ये भी करेक्ट है। Li+ आयन इज एक्सेप्शनली स्मॉल, ये भी करेक्ट है। लिथियम कार्बोनेट इज स्टेबल टुवर्ड्स हीट, नो, लिथियम कार्बोनेट तो बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है Li2O और किसमें, CO2 में। लिथियम प्लस वैसे बेचारा बहुत छोटा सा कैटायन है, पोलराइज करेगा कार्बोनेट आयन को और चेंज जाएगा CO2 में Li2O के अंदर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 29 के बाद हम बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें, व्हाट विल बी द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। सबसे स्टेबल होता है एंटी, फिर गॉश, फिर एक्लिप्स और फुली एक्लिप्स। एंटी मैंने वांडरवाल स्ट्रेन है, टोर्नल स्ट्रेन है। गॉश में टोर्नल स्ट्रेन तो नहीं है लेकिन वांडरवाल स्ट्रेन है, और फिर एक्लिप्स में तो टोर्नल स्ट्रेन प्रेजेंट है, और फुली एक्लिप्स में वांडरवाल स्ट्रेन मैक्सिमम है और टोर्नल भी मैक्सिमम है। सी हो जाएगा इसका आंसर 30 के बाद। 31 में है CH3Br की रिएक्शन KCN से कराई, तो ए तो अपना क्या हो जाएगा, CH3Cn। फिर अपन ने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया, CH3C, वैसे यहाँ पे हीटिंग लिख के देना चाहिए, विदाउट हीटिंग अमाइड पे रुक जाएगी रिएक्शन, ट्राइंगल का साइन यहाँ पे देना चाहिए था। फिर एसिड से थायोनिल क्लोराइड से क्या बनेगा, SOCl2 से अगर आपने रिएक्शन कराई तो एसिड क्लोराइड बन जाएगा CH3C+OCl। अब ये जो CH3C+OCl फॉर्म हुआ है, इसकी जो रिएक्शन है वो किससे होगी, डाईइथाइल कैडमियम से। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, कैडमियम क्लोराइड, और क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3C+OET, जो कि अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है, C। इसके हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोस्ट रिएक्टेड टुवर्ड एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होती है और एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी उसका एस्टरिफिकेशन क्या होगा, सबसे फास्टर होगा। चाहे अल्कोहल हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए एस्टरिफिकेशन के लिए। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ट्रू, they are polar in nature. True है, they can form hydrogen bond. No, they are highly soluble in water. No, they undergo addition reaction. No, they undergo elimination and nucleophilic substitution reaction. तो इसका आंसर हो जाएगा they are polar in nature। 33 का हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 की, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल गिव्स टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ ल्यूकास रिएजेंट। अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल ZnCl2 और HCl के साथ, वाइट टर्बिडिटी आएगी इमीडिएट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। और ये कौन सा टेस्ट है, ल्यूकास टेस्ट, विच इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी देगा, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो लेस देन 2 मिनट्स में देगा और मोर देन 6 मिनट में टर्बिडिटी देगा प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, फिनाइल एसिटाइलिन। फिनाइल एसिटाइलिन ये होती है
सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये एच, इसका ट्रीट हाइड्रेशन किया है तो पहले ये बॉन्ड तोड़ा, एच इधर, ओ एच इधर, फिर एक बॉन्ड तोड़ा, एच इधर, ओ एच इधर, क्या निकल गया यहाँ से H2O, और प्रोडक्ट क्या बन गया PHC डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोफिनॉन, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। 36 की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन। नाइट्रोबेंजीन react with zinc dust and ammonium chloride to produce aniline, no. नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद LiLH4 टू प्रोड्यूस फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन, नो. हाइड्रोजोबेंजीन बनता है LiLH4 से रिडक्शन के साथ. नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद FeNHCl टू प्रोड्यूस नाइट्रोसोबेंजीन, नहीं. नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद जिंक अमोनियम क्लोराइड, रिएक्शन क्या कहती है हाइड्रोक्सिल अमीन, रिएक्शन ये कहती है कि अगर आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा रहे हो जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ तो 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिलीज होंगे और यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन ऑब्टेन होगा, ठीक है, साथ में H2O मिलेगा. नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विथ जिंक डस्ट एंड अमोनियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी. हम बात करते हैं 37 की, विच ऑफ द मैग्नीज ऑक्साइड इज द मोस्ट एसिडिक फॉर्म इन द गिवन ऑप्शन. तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो +3 +2 +4 और +7, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर शो करेगा. 37 के बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प टू प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज नोन. तो डेल्टा G0 क्या हो जाएगा -2.303 RT log ऑफ K. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा A. गिब्स फ्री एनर्जी बताओ तो फिर K डिसाइड करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो 38 का A हो जाएगा. उसके बाद 39, विच स्टेटमेंट करेक्टली फॉर द पेरोक्साइड आयन, इट हैज़ 5 कंप्लीटली फिल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो इसके पास एक तो होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s का फिल्ड, एक होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s का, एक होता है अपने पास पाई एंटी बॉन्डिंग किसका 2p का x का मान लो, एक पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y का मान लो. तो 2p4 2p4 O2 2 माइनस होता है पेरोक्साइड, तो हो जाएगा 2p5 2p5 10 इलेक्ट्रॉन्स 6 7 8 9 10. पाई एंटी बॉन्डिंग में ये 4 जो हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिल रहेंगे, यहाँ पे 5 गिवन है तो ये इनकरेक्ट हो गया. पेरोक्साइड इज डायमैग्नेटिक, यस. बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है पेरोक्साइड का, ये भी सही है. सेकेंड और थर्ड, इट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन, नो. तो सेकेंड एंड थर्ड इसका आंसर हो गया. 39 का बी हो गया है, ठीक है. इसके बाद बात करते हैं 40 क्वेश्चन की, नेम द एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीरीज. CH3COOH की रिएक्शन अमोनिया से हुई तो पहले तो सॉल्ट बनेगा CH3COO- और NH4+, जिसको हीट करोगे तो H2 निकल जाएगा, तो एसिटामाइड बन जाएगा. एसिटामाइड क्या होता है CH3C डबल बॉन्ड O NH2. फिर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट से P2O5 से, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और एसीटोनाइट्राइल आपको एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N. इसका IUPAC नेम होता है इथेन नाइट्राइल, इसका कॉमन नेम होता है एसीटोनाइट्राइल. क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करें, फॉर द रिएक्शन N2O5 gas gives 2 moles of NO2 gas. The degree of dissociation at equilibrium is 0.4 at a pressure of 1 atm. The value of Kp is. तो जब टाइम 0 है तो ये 1 है, ये 0 है. आफ्टर टी टाइम क्या होगा, 1 में से क्या निकल गया अल्फा, ये कितना फॉर्म हो गया 2 अल्फा, ठीक है. तो यहाँ पे जब अपने को टोटल मोल्स निकालने तो कितना आ जाएंगे 1 प्लस अल्फा. तो यहाँ पे अपने को Kp का एक्सप्रेशन लिखना है. Kp का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5, ये Kp का एक्सप्रेशन आ जाएगा. पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे आप, इसके मोल्स 2 अल्फा, टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा इंटू P का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 क्या हो जाएगा, इसके मोल्स 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा इंटू P. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा Kp इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू पी। तो यहाँ पे आप अल्फ़ा की वैल्यू 0.4 की बने, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी की बने 0.4। तो यहाँ पे आप पुट करो उस वैल्यू को, तो जाएगा 4 इंटू 0.4 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर, और टोटल प्रेशर अपने को 1 गिवन है। क्वेश्चन में ऊपर देखिए आप, एट ए प्रेशर ऑफ 1 ATM। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.762 ATM, जो कि अपना है डी ऑप्शन। ठीक है। 42 की बात करें, द रीजन फॉर ड्रग इंड्यूस पॉइजनिंग इज बाइंडिंग रिवर्सिबली एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ब्रिंगिंग कन्फर्मेशनल चेंज इन द बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम, बाइंडिंग एट द एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम। हमने केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि एंजाइम के अंदर क्या होती है, एलोस्टेरिक साइड होती है, उसमें क्या होती है, ड्रग बाइंड अप हो जाती है, जिससे जो एंजाइम होते हैं उसके एक्टिव साइड का शेप चेंज हो जाता है ताकि इसमें सबस्ट्रेट फिट नहीं हो पाए। तो बाइंडिंग एट द एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम इज द करेक्ट ऑप्शन। 42 के बाद हम बात करें 43 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर हैविंग ब्रांच इन पॉलीसेकेराइड। तीन ही तो पॉलीसेकेराइड अपने सिलेबस में, एक तो स्टार्च, एक सेलुलोज और एक ग्लाइकोजन, और बाकी ये तीनों पॉलीसेकेराइड है ही नहीं। ठीक है ना। और स्टार्च में भी ब्रांच कौन सा होता है, अमाइलोपैक्टिन में ब्रांचिंग बढ़ जाती है। स्टार्च क्या होता है, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन का कॉम्बिनेशन होता है। अमाइलोज होता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज विद C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और अमाइलोपैक्टिन होता है C1C4 तो ही साथ में C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यानी अल्फा लिंकेज प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात करें 44 के बाद 44 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन H2SO4। ताजमहल की जो संगमरमर का जो स्टोन है वो ब्लैक क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सल्फर के जो ऑक्साइड्स है वाटर से रिएक्शन करते हैं, क्योंकि सल्फर के ऑक्साइड पोल्यूशन फैलता है, पोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंडस्ट्री से स्मोक निकलता है, वो जो सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर से रिएक्शन करते हैं, और जो एयर में प्रेजेंट होता है वाटर से रिएक्शन करके H2SO4 वगैरह बनाते हैं, जिससे उसकी वॉल्स जो हो रही है वो क्या हो रही है, ब्लैक पड़ रही है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। हालांकि HNO3 भी बनता है बट मेन कंपोनेंट H2SO4 होता है। 45 की हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, R and S कॉन्फिगरेशन कॉरेस्पॉन्डिंग द एनहांसमेंट ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, सही है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू ए रेसिमेट इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन, ये भी सही है। ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, नो। ये दो तो डीमेरिट होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों में से अगर कोई एक भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल 100% अकायरल होगा, अकायरल। ठीक है ना। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा यानी अकायरल होगा। तो बी सी इनकरेक्ट है, ऑप्टिकल आइसोमर दैट आर नॉट इनैंशोमर कॉल्ड डायस्टेरियो, भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये हुआ बेटा आपका NTA नीट टेस्ट 61 का पूरा डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।